गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। हम ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर में विश्व की जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे। विश्व की जनजातियों में हमें 4 जनजातियां पढ़नी थी, 2 विश्व की और 2 भारत की। विश्व की 2 जनजातियां हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज के अंदर, जो एक तो एस्किमो थी और दूसरी बुशमैन थी। आज हम भारत की हमें 2 जनजातियां पढ़नी है। हम पढ़ेंगे आज एक तो भील जनजाति और दूसरी गोंड जनजाति। अब भारत की सबसे पहले भील जनजाति के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, भील जनजाति संथाल गोंड जनजाति के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मतलब भारत में भील जनजाति का कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत में भील जनजाति का तीसरा स्थान है। पहला स्थान है संथाल जनजाति का, दूसरा स्थान है गोंड जनजाति का और तीसरा स्थान है भील जनजाति का। तो ये तीनों याद रखेंगे, क्योंकि गोंड हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर उसमें आएगा कि भारत में गोंड जनजाति का स्थान बताइए, तो कौन सा है? दूसरा। भील जनजाति का भारत में स्थान बताइए, कौन सा है? तीसरा। तो और भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है संथाल। तो संथाल नंबर 1, गोंड नंबर 2 और भील नंबर 3। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील है, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील है। राजस्थान में जनजाति की जनसंख्या के अनुरूप भील जनसंख्या का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में पहला स्थान किस जनजाति का है? राजस्थान में पहला स्थान मीणा जनजाति का है। तो राजस्थान में नंबर 1 मीणा है और नंबर 2 भील जनजाति है। और भील जनजाति का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। और राजस्थान में भील जनजाति का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। पहला किसका है? मीणा जनजाति का। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है जो कि भील है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है जो कि भील है। जो भील आगे आपकी बुक में दे रखा है, जो भील पहाड़ों पर निवास करते हैं उन्हें पालवी कहा जाता है, और जो मैदानों में निवास करते हैं उन्हें वागड़ी कहा जाता है। पहाड़ों पर निवास करने वाले भीलों को पालवी, मैदानों में निवास करने वाले भीलों को वागड़ी। देखिए दोस्तों, ये वागड़ी और पालवी का फर्क क्या है? भीलों को 2 प्रकार से बांटते हैं। पहले भील जो कि मैदानों में रहते हैं, वागड़ी। ऐसे भील जो पहाड़ों पर रहते हैं, पालवी। तो मैदानों में राजस्थान का एक क्षेत्र है। राजस्थान के दक्षिण में 2 जिले हैं राजस्थान के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर के वागड़ कहा जाता है। ये जो वागड़ी आपकी किताब ने दे रखा है ना, ये जो वागड़ी शब्द है, ये वागड़ी 2 जिलों से मिलकर 2 जिलों के नामों को मिलाकर के बना है। देखो, वै का मतलब हो गया बांसवाड़ा, है ना, बै का मतलब बांसवाड़ा और डै का मतलब डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उन्हें मिलाकर के क्या कहा जाता है? वागड़ प्रदेश कहा जाता है। तो वागड़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी निवास करती है? भील जनसंख्या निवास करती है। तो जो और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है मैदानी भाग का, और वहां पर जो भील जनजाति रहती है और वागड़ प्रदेश में रहने के कारण उन भीलों को क्या कहा जाता है? वागड़ी कहा जाता है। आई बात समझ में? और दूसरा दोस्तों कौन सा है? दूसरा दोस्तों कौन सा है? जो कि ऐसे भील जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, पैसे पहाड़ और पैसे पालवी। पैसे पहाड़ और पैसे पालवी। पहाड़ों में निवास करने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? पालवी। और मैदानों में निवास करने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? वागड़ी। वागड़ी मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला राजस्थान का क्षेत्र। तो राजस्थान में 2 प्रकार के भील निवास करते हैं। पहला पालवी पहाड़, पैसे पालवी पैसे पहाड़, और दूसरा वागड़ जो कि भील कहाँ पे रहते हैं? मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं भील जनसंख्या के बारे में, कि जो भीलों की जो भारत के अंदर जनसंख्या है, भीलों की जो भारत में जनसंख्या है, वो मुख्य रूप से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से भील जनजाति निवास करती है। तो देखिए, मुख्य रूप से 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे भील जनसंख्या है। पहला तो हमारा राजस्थान है, दूसरा राजस्थान के नीचे आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात के नीचे आता है कौन सा? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ऊपर आता है जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में है, और भारत के बिल्कुल मध्य में होने के कारण जिस राज्य का नाम क्या पड़ा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि भारत के ठीक मध्य में है, तो मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे मुख्य रूप से भील जनजाति क्या करती है दोस्तों? निवास करती है। कौन कौन सा? और चारों राजस्थान के पास है। कौन कौन से? राजस्थान के नीचे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ऊपर कौन सा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र के अंदर भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ये जो बीच
बीच वाला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश में इस साइड में है और राजस्थान में यहाँ पे अरावली पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के बीच में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति को हम क्या कहते हैं? भील जनजाति। तो जो दोस्तों भील जनजाति है वो मुख्य रूप से भारत के 4 राज्यों के अंदर निवास करती है। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं भीलों की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भीलों की। भील जनजाति के अंदर भील जो शब्द है उस शब्द के बारे में। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिलू से बना है। भील द्रविड़ भाषा के किस शब्द से बना है? बिलू से। तो देखिए भील जनजाति है और ये जो इनका जो भील शब्द है इसके लिए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई है कि ये भील शब्द जो इनका है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हम 2 चीज़ों को याद रखेंगे। पहला कि भील शब्द पहला तो द्रविड़ भाषा का शब्द है। भील शब्द किसका शब्द है? द्रविड़ भाषा का। द्रविड़ भाषा में भी यहाँ एक शब्द आता है जिसका नाम है बिलू। कौन सा नाम, क्या नाम है दोस्तों? बिलू। ये जो बिलू शब्द है, बिलू जो शब्द है, बिलू शब्द से किसका निर्माण हुआ है? भील जनजाति, भील शब्द का निर्माण हुआ है। और बिलू का अर्थ क्या होता है द्रविड़ भाषा में? तीरंदाज। बिलू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। दोस्तों भील जनजाति है वो भारत में सबसे अच्छे तीरंदाज है। ऐसे कहा जाता है कि गोली या बंदूक से निशाना चूक सकता है लेकिन एक भील के द्वारा मारा गया तीर उसका निशाना कभी नहीं चूकता। भील बेहद ही बहुत अच्छे होते हैं तीर कमान चलाने के अंदर। जो ओलंपिक गेम होते हैं उन ओलंपिक गेमों में हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए और राजस्थान सरकार इसके ऊपर बेहतरीन काम वर्तमान में शुरू कर चुकी है। क्यों? क्योंकि जो तीरंदाजी का जो क्षेत्र है वो भीलों के, और भील बहुत अच्छे तीरंदाज होते हैं। ठीक है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के किस से बना है दोस्तों? बिलू से बना है। और बिलू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। तो भील शब्द द्रविड़ भाषा से बना है। द्रविड़ भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है दोस्तों? बिलू। और बिलू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। बिलू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। बिलू शब्द किस से बना है? द्रविड़ भाषा से निकला है। और बिलू से क्या निकला है? भील निकला है। तो भील द्रविड़ भाषा के बिलू से बना है और बिलू का अर्थ होता है तीरंदाज। कुछ संस्कृत भाषा से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं जिसका अर्थ होता है भेदना या वध करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भील शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृत भाषा में भील शब्द का तात्पर्य होता है भेदना या वध करना। भेदना या वध करना। आई बात समझ में? तो हमें मुख्य रूप से भील जनजाति के बारे में 2 ही बातों को याद रखना है, 2 ही शब्दों को याद रखना है। पहला तो हमें याद रखना है कि द्रविड़ भाषा का एक शब्द है बिलू जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, उससे भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा हमें याद रखना है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में जो भील शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? भेदना या वध करना। तो 2 ही भाषा याद रखनी हमें भील के अंदर, एक तो द्रविड़ और एक संस्कृत। तो ये तो बात हो गई भील शब्द की कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। 2 संस्कृत और द्रविड़। उसके बाद आगे बात करते हैं तीरंदाजी में निपुण होने के कारण पुराणों में अनेक कथाएं हैं जैसे इनकी उत्पत्ति के बारे में। तो तीरंदाजी में ये निपुण थे, इनको बहुत अच्छा तीरंदाज, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, इन्हें बहुत अच्छा तीरंदाज माना जाता है। और माना क्या जाता है दोस्तों? ये वर्तमान में भी भारत के बेहतरीन तीरंदाजों में से भील जनजाति के लोग वर्तमान में भी हैं। कभी आपको घूमने का मौका मिले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ जरूर जाके आइएगा। और मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ, मैंने इनको तीर चलाते हुए देखा है। बहुत ही तेज और बहुत ही निशाना लगाना बहुत ही सटीक तरीके से, है ना। मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त मुझे इनके पास लेकर के गया था, तो मैंने तो देखा है। तो आप भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। तो देखिए बात करते हैं आगे। तीरंदाजी में निपुण होने के कारण पुराणों में इनकी अनेक कथाएं हैं। कथाएं क्या है? जैसे इनकी उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। मतलब जो भील जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? निषाद से हुई है। निषाद से इसलिए हुई है कि ऐसा कहा जाता है कि महादेव का पुत्र था निषाद। उस निषाद ने महादेव के प्रिय बेल नंदी को मार दिया था। महादेव जो हमारे भगवान शंकर है, भगवान शंकर का एक प्रिय बेल है जिसे नंदी कहा जाता है ना, नंदी। उस निषाद ने उस नंदी को मार दिया था। नंदी बेहद ही भगवान शंकर का प्रिय वाहन है और प्रिय
उनका बेहद प्रिय है। तो जब निषाद ने नंदी को मार दिया तो भगवान शंकर ने इस निषाद को पर्वतों में भेज दिया। आई बात समझ में? कहाँ भेज दिया? पर्वतों में। तब से भील जनजाति पर्वतों में निवास करती है। तो ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान में जितने भी भील है वो सब किसकी संतान है? निषाद की संतान है। आइए आगे बात करते हैं। महाभारत में इनका संबंध एकलव्य से है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जो एकलव्य था, आपको पता है एकलव्य ने अपना गुरु बनाना चाहता द्रोणाचार्य को, और एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था, है ना, और एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा दे दिया था। तो जो एकलव्य था वो भी किस जनजाति से संबंधित था दोस्तों? एकलव्य भी भील जनजाति से ही संबंधित था। आई बात समझ में? और ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य से अंगूठा मांगने के बाद में जितने भी भील है वो आज भी तीर कमान चलाने में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई बात समझ में? वो कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो केवल 2 अंगुलियों से अपना निशाना लगाते हैं, कभी भी भील अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब से एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने तब, और एकलव्य का संबंध किस जनजाति से था? भील जनजाति से था। आई बात समझ में? रामायण में श्री राम ने सबरी के जो फल खाए थे, तो सबरी के जो जूठे फल भगवान श्री राम ने खाए थे, तो वो सबरी का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से है। आई बात समझ में? तो देखिए भाषाओं की अगर बात करें, हम ये बात करेंगे जो भील शब्द है उसकी उत्पत्ति 2 भाषा से, संस्कृत से और द्रविड़ से। लेकिन बात करें उनके पौराणिक इतिहास की तो हमें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो भगवान शंकर का पुत्र निषाद, दूसरा हमें याद रखना है कि रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने सबरी के जो बेर खाए थे, वो सबरी के जो बेर थे वो सबरी किस जनजाति से थी? भील जनजाति से। तीसरा जो एकलव्य है उसका संबंध किससे है? भील जनजाति से है। आइए ठीक है, आगे कर्नल टोड के अनुसार अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप का इन्होंने सहयोग किया था। कर्नल टोड ये कहता है जब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग भील जनजाति ने मुख्य रूप से किया था। और जो छापामार युद्ध भी महाराणा प्रताप ने जो पहाड़ों में अकबर के विरुद्ध जो अभियान चलाए थे महाराणा प्रताप के सभी अभियानों में भील जनजाति का मुख्य योगदान है। और महाराणा प्रताप ही नहीं, जितने भी मेवाड़ राजवंश के राजा हुए हैं उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उन लड़ाइयों को जीतने में दोस्तों भील जनजाति का मुख्य स्थान है। यही कारण है कि मेवाड़ राजवंश का जो झंडा है, उसमें भील जनजाति का चित्र अंकित है। मेवाड़ राजवंश का जो झंडा है उसमें किस जनजाति का चित्र अंकित है? भील जनजाति का। क्यों? क्योंकि आदिकाल से मेवाड़ राजघराने से जुड़े हुए हैं। तो कर्नल टोड के अनुसार अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप का इन्होंने क्या किया था दोस्तों? सहयोग किया था। अब देखिए जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, सबसे पहले सबरी के बेर कौन खा रहे हैं? भगवान श्री राम। तो ये जो सबरी है आपको दिखाई दे रही है, देखो ये सबरी आपको जो दिखाई दे रही है उसका संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से। यहाँ पे एकलव्य अंगूठा मांग रहे हैं, किसका? एकलव्य अंगूठा अपना दे रहे हैं किसको? द्रोणाचार्य को। तो एकलव्य का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से। ये महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाले ये लोग कौन है? ये सभी लोग कौन सी जनजाति के दोस्तों? भील जनजाति के। तो भील जनजाति की हमने बात कर ली कि 3 सबरी, एकलव्य और महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाले लोग कौन थे दोस्तों? भील जनजाति से संबंधित थे। आइए आगे बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के जो लोग, उनकी विशेषता क्या होती है? ये लोग नाट्य होते हैं। नाट्य का मतलब ये लोग, इनकी जो हाइट है वो कम होती है। ये लोग नाट्य होती है, इनकी हाइट कम होती है। इनका जो कलर है वो काला होता है, या जिसे हम अश्वेत कहते हैं। इनका कलर काला होता है, ये गहरा काला होता है, ये अश्वेत प्रकार के होते हैं। इनके बाल रुक्ष होते हैं। इनका शरीर सुडौल व सुगठित होता है, लेकिन इनका शरीर बेहद मजबूत होता है और सुगठित होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भील जनजाति के बारे में बताइए कि तो ये लोग कद के अंदर नाटे होते हैं, इनका कलर बेहद काला होता है, इनके बाल रुखे होते हैं, लेकिन इनका जो शरीर है वो बेहद ही सुडौल होता है। ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। आज़ादी प्रेमी का मतलब ये हुआ ये किसी के गुलाम नहीं रह सकते हैं। ये बेहद ईमानदार होते हैं और इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, भील के धर्म ग्रंथों में, कि चोरी करना पाप है। तो कोई भी भील चोरी नहीं करता है, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चोरी करना क्या है दोस्तों? पाप है। आगे बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। निवास क्षेत्र में पहाड़ों में रहने वाली
निवास क्षेत्र, पहाड़ों में रहने वाली यह जनजाति अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा के वनों में निवास करती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहाड़ों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी? भील। तो देखिए राजस्थान, ये आपके मैप में पुराना मैप है, ये भारत का आदिकाल का मैप है ये। तो देखिए ये है राजस्थान में, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वतमाला, है ना, और विंध्याचल पर्वतमाला की यहाँ पे है सतपुड़ा। तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन तीनों के ये जो बीच में मध्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो पहाड़ों में रहने वाली ये जनजाति, कौन से पहाड़? अरावली में, विंध्याचल में और सतपुड़ा में। ये 4 राज्यों में मुख्य रूप से निवास करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है। मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ पर ये निवास करती है? राजस्थान में निवास करती है। और राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से जिलों में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, है ना, इन जिलों के अंदर भील जनजाति निवास करती है। और देखिए दोस्तों इन जिलों का जो नाम पड़ा है, जैसे ये जो डूंगरपुर, ये हमारा जो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिले का नाम डूंगरपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डगारिया भील निवास करते थे, इसलिए डगारिया भील जब यहाँ पे निवास करते थे, इन डगारिया भील के कारण इसका नाम क्या पड़ा? डूंगरपुर पड़ा, ठीक है। और बांसिया भील जो यहाँ पे निवास करते थे, तो बांसिया भील निवास करने के कारण बांसवाड़ा का नाम बांसिया भील के नाम पर पड़ा। और देआवा भील यहाँ जहाँ पे निवास करते थे, उस क्षेत्र को उदयपुर के नाम से जाना जाता है। तो डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है वो डागरिया भीलों के कारण, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बांसिया भीलों के कारण, और कोटिया का जो क्षेत्र है उसका नाम कोटा के कारण, और देआवा का जो क्षेत्र है वो उदयपुर के कारण मुख्य रूप से इनका नाम उन्हीं भीलों के नाम पर पड़ा है। जिन क्षेत्र में ये निवास करते हैं वो मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। पूरा भारत ही आपको होता है मानसूनी जलवायु के प्रभाव में रहता है, और मानसून जलवायु जहाँ पे ज़्यादा अपना प्रभाव रखती है, जिन क्षेत्रों में वहाँ पे भील जनजाति निवास करती है। आपको पता है कि राजस्थान में, आपको पता है राजस्थान के जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भील जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है दोस्तों? निवास करती है। तो भीलों के निवास में आपको याद रखना है 3 तो पर्वतमाला, कौन कौन सी? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। 4 राज्य हैं, कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 3 पहाड़ियां, कौन कौन सी? विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला। तो 3 पर्वतमालाएं 4 राज्यों में निवास करती है, और मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है। और राजस्थान के भी कौन से क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों? राजस्थान के भी दक्षिणी भाग के अंदर, जो हमारे उदयपुर है, कोटा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, इन जिलों में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भील जनजाति के बारे में, इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। तो देखिए आखेट, शिकार करना उनका मुख्य व्यवसाय है। मैंने कल भी आपको बताया था, जितनी भी जनजातियां हैं वो सभी जनजातियों का जो जीवन यापन है वो हमेशा शिकार पर ही निर्भर होता है, आखेट पर भी निर्भर होता है। तीर कमान व भाले से ही अपना शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ते हैं, ठीक है, पुरुष तालाबों से मछली पकड़ते हैं, और तीर कमान और भालों से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। अब ये शिकार तो तीर कमान से करेंगे, इसीलिए ये क्या है? तीरंदाज है, बढ़िया तीर चलाते हैं, ठीक है ना। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन वर्तमान में ये कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। पहले क्या थे? ये महान शिकारी थे, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे शिकार इन्होंने करना कम कर दिया, और ये कृषि कार्यों में अपने आप को जुटा दिया। ये पहाड़ी क्षेत्रों में झूमी कृषि करते हैं, जिसे चिमाता कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है, ठीक है। और झूमिंग का दूसरा नाम क्या है? चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसे दजिया कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? दजिया। देखो समझाता हूँ आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि झूमिंग कृषि किसे कहा जाता है। देखिए झूमिंग कृषि क्या होता है, ये आपको झूम खेत दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों?
जब भील जनजाति कृषि करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे के सारे जो पेड़ होते हैं उनको काट लेते हैं। काटने के बाद में उन सारे पेड़ों को बिछा करके उन्हें जला देते हैं। जैसा कि आप देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको जला देते हैं खेत को, और जलाने के बाद में वहाँ पे वो बीज डाल देते हैं। अब 2-3 साल तक ये उस खेत के अंदर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। जला करके वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और 2-3 साल तक वहाँ पर उपज को प्राप्त करते हैं। 2-3 साल बाद में उस भूमि की उर्वरक शक्तियाँ क्या कम हो जाती है, तो वो उस खेत को छोड़ करके क्या करते हैं, दूसरे खेत में जाकर के काम करना शुरू कर देते हैं, और दूसरी जगह जाकर के वापस वहां पर पेड़ काटते हैं, और पेड़ काटने के बाद में वापस वहां पे उनको जला करके वहां पे कृषि करते हैं। तो झूम झूम के, मतलब स्थानों को बदल बदल करके ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं। उस कृषि को क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। मतलब 2-3 वर्षों तक एक फसल एक स्थान से लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, वहां पे पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर कृषि करते हैं, फिर आगे जाते हैं, 2-3 साल पेड़ों को जलाते हैं, काटते हैं, 2-3 साल कृषि करते हैं। तो इस प्रकार ये झूम झूम के कृषि करते हैं, इसलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों, झूमिंग कृषि कहा जाता है। ये आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया। झूमिंग कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झूमिंग कृषि है, पहाड़ों में झूमिंग कृषि करते हैं। अब पहाड़ों में जो झूमिंग कृषि करते हैं, तो राजस्थान में इस कृषि को, झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, राजस्थान में झूमिंग कृषि को कहा जाता है चिमाता। क्या कहा जाता है, चिमाता। इसके अलावा जो भील मैदानी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि करते हैं उसे कहा जाता है दजिया। ठीक है, तो भील वर्तमान में कृषि कार्य करने लगे हैं। भील कौन सी कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। पहाड़ों में, राजस्थान में जो झूमिंग कृषि होती है उसे चिमाता, और मैदानी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं भीलों का भोजन। भोजन में मुख्य रूप से मक्के की रोटी व मूंग के पेड़ से बनी शराब, मदिरा का ये क्या करते हैं दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको फोटो में सब चीज़ दिखाई जा रही है। देखिए भोजन में मक्के की रोटी, देखिए ये बालक है जो मक्के की रोटी खाने लग रहा है ना, और इसके पास में देखो मक्के का आटा ये काम में ले रहे हैं। तो प्रमुख भोजन है मक्के की रोटी। देखिए दोस्तों, मक्के की रोटी इनका प्रमुख भोजन इसलिए है क्योंकि राजस्थान का जो ये अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहाँ पे लाल मिट्टी है, और लाल मिट्टी में, लाल जो मिट्टी है वो मक्के की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। और राजस्थान के अरावली क्षेत्र में मक्का बहुतायत में होता है। राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है वहाँ पे मक्का बहुतायत में होता है, इसलिए मक्का इनका प्रमुख भोजन है। जैसे हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ का प्रमुख भोजन बाजरे की रोटी है, क्योंकि यहाँ पे होता ही बाजरा है। आई बात समझ में। उसी प्रकार जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे मक्का होता है, तो मक्का इनका क्या होता है, प्रमुख भोजन होता है। मक्के की रोटी इनका प्रमुख भोजन होता है। महुए के पेड़ से बनी शराब और मदिरा का ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए महुए की मदिरा भी आपको फोटो में दिखा रखी है ना, महुए का पेड़ भी आपको दिखा रखा है। उत्सवों में चावल तथा लापसी बनाते हैं। जब इनके घर में उत्सव होता है ना, या कोई त्यौहार आता है, तो दोस्तों ये क्या बनाते हैं, ये लापसी वगैरह अपने भोजन में बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये छाछ, आटे को उबाल करके राबड़ी भी बनाते हैं, है ना। गेहूँ, चना, उड़द, मूंग, सब्जियाँ आदि भी इनका क्या है, प्रमुख भोजन है। भील मांसाहारी भी होते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी जनजातियां हैं, और जितनी भी जनजातियां, वो सब जनजातियां शिकार करती हैं, और जो शिकार करती है इसलिए वो क्या होती है, मांसाहारी होती है। तो भील जनजाति इसके साथ क्या है, मांसाहारी है। तो भोजन में आपको 3 बातें विशेष रूप से याद रखनी है। पहला, मक्के की रोटी का भोजन इनका प्रिय है। दूसरा, महुए के पेड़ से बनी शराब का भोजन इनका क्या है, प्रिय है। और तीसरा आपको याद रखना है कि भील जो जनजाति है वो उत्सव के समय चावल, रोटी आदि बनाते हैं। आगे बात करते हैं भीलों के वस्त्रों की। देखिए वस्त्र, इनके वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष नेकर पहनते हैं, है ना, नेकर जानेंगे, नेकर। पुरुष क्या पहनते हैं, नेकर पहनते हैं। वह महिलाएं पेटीकोट पहनती हैं। लेकिन वर्तमान में स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी, चांदी व पीतल व जस्ते से बने आभूषण भी पहनती हैं। जैसा कि आपको नीचे वाले फोटो में दिखाई दे रहा है, भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उन्होंने हाथ में देखो चांदी की चूड़ियाँ पहन रखी है, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में घाघरा पहन रखा है इन्होंने। तो वर्तमान में घाघरा, लुगड़ी, चांदी, पीतल व जस्ते से बने आभूषणों को क्या करते हैं, पहनते हैं। आइए आगे बात करते हैं इनके निवास गृह की। इनके घर जो होते हैं वो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में, इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे भीलों के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। इनकी झोंपड़ी जो होती है वो टीलों पर बनाई जाती है। मतलब पूरे खेत में जब ये निवास करते हैं तो खेत में जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, जो टीला होता है, उस टीले के ऊपर दोस्तों ये क्या बनाते हैं, अपनी झोंपड़ी बनाते हैं।
अन्न भंडार गृहों में ये सुरक्षित रखते हैं। मतलब जब कृषि से ये इनके अन्न की जो उपज होती है उसको ये भंडार करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। ये पशुओं को रखने का निश्चित इनका स्थान होता है। वर्तमान में पक्के मकानों में रहने लगे, धीरे धीरे ये भी क्या का अपना झोपड़ियों को छोड़ करके पक्के सीमेंटेड मकानों में रहने लगे हैं। बिलों के गाँव को फला व बड़े गाँव को पाल कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिलों का जो छोटा गाँव है उसे क्या कहा जाता है? फला। बिलों के छोटे गाँव को क्या कहा जाता है दोस्तों? फला कहा जाता है। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, बिलों के छोटे गांव को क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। और बिलों का जो बड़ा गांव होता है उस बड़े गांव को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। छोटे गांव को फला, बड़े गांव को पाल। और ये जो बड़ा गांव है उस बड़े गांव की जो रखवाली करता है, जो मुखिया होता है, इनके गांव का जो मुखिया होता है उसे पाल भी कहा जाता है। बड़े गांव को पाल और बड़े गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहता है? पालवी, पालवी। ठीक है, छोटे गांव को, बिलों के छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पालवी कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं बिलों के औजार और बर्तनों के बारे में। धनुष बाण, बिलों के प्रमुख औजार कौन कौन से उनकी बात करते हैं। धनुष बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख औजार हैं। धनुष बाण पहले स्टार्टिंग में हमने बात की है। भील जो शब्द है वो बिलू से बना है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, है ना। तो इनके मुख्य जो अस्त्र है वो कौन से हैं? धनुष बाण, उसके अलावा तलवार, उसके अलावा खंजर इनके प्रमुख औजार हैं। इनके जो ये धनुष बाण जो काम में लेते हैं उसमें इनके बाण दो प्रकार के होते हैं, एक तो हरियो और दूसरा रेबदो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिलों में दो प्रकार के बाण कौन कौन से होते हैं। तो बिलों के दो प्रकार के बाण होते हैं, एक तो हरियो, दूसरा रेबदो। एक तो हरियो, दूसरा रेबदो। बिलों के कितने बाण? दो बाण। कौन कौन से? हरियो और रेबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए ये इनके पास एक फंदा होता है जिसे फटकिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पास जो फंदा होता है उसे क्या कहा जाता है? फटकिया कहा जाता है। इनके घरों में मिट्टी के बर्तन व मक्का पीसने की चक्की अवश्य होती है। जितने भी बिलों की जो झोंपड़ियाँ हैं या उनके जो पक्के मकान हैं वो पक्के मकानों में अब मक्का पीसने की जो चक्की होती है उस चक्की को जरूर रखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये भील औरतें ये इन्होंने चक्की रख रखी है अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना। और देखो ये मिट्टी के बर्तन अपने पास जरूर रखते हैं घरों के अंदर। ये भीलों के आपको दो इसके अंदर भीलों के बाण, आपको भीलों के हथियार मिल जाएंगे। तो भीलों के दो बाण होते हैं, कौन कौन से? हरियो, रोबदो, हरियो, रोबदो। और पक्षियों को पकड़ने के लिए इनके पास जो फंदा होता है उसे क्या कहा जाता है? फटकिया। उसे क्या कहा जाता है? फटकिया। और इनके घरों में मिट्टी के बर्तन तथा मक्का पीसने की चक्की क्या होती है दोस्तों? अवश्य होती है। इसके बाद बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति की। बिलों में पितृसत्तात्मक समाज है। बिलों में कौन सा समाज है दोस्तों? पितृसत्तात्मक समाज है जो कुलों में संगठित होता है और प्रत्येक कुल का अपना एक गांव और अपना एक चिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का क्या होता है? अपना एक गांव और अपना एक चिन्ह होता है। बिलों का जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक का मतलब है जहाँ पर पिता की संपत्ति उसके पुत्रों को दी जाती है। तो इससे पहले भी जब हमने विश्व की जनजातियाँ पढ़ी थी बुशमैन का भी जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। प्रत्येक कुल का अपना एक गांव होता है और अपना एक चिन्ह होता है। बिलों के जो अलग अलग गांव होते हैं उन अलग अलग गांवों का उन्होंने अलग अलग चिन्ह बना रखे हैं। जैसे हमने अलग अलग गाँवों के अलग अलग नाम बना रखे हैं, जैसे रतनगढ़ है, सुजानगढ़ है, चूरू है, राजगढ़ है, ये अलग अलग हमने नाम बना रखे हैं। ये गाँव के नाम नहीं बनाते हैं, ये गाँव के अलग अलग क्या बनाते हैं दोस्तों? चित्र बनाते हैं। उस चित्र को देख के समझते हैं कि ये चित्र उस गाँव का है, ठीक है। तो इनका अपना एक गांव होता है और उस गांव में इनका अपना क्या होता है? चिन्ह होता है। बिलों में प्रत्येक पुरुष की पत्नी जरूर होती है। जितने भी भील होते हैं वो विवाह जरूर करते हैं, कोई भी भील कंवारा नहीं रहता। भील विवाह अवश्य करते हैं और विवाह तो करते ही करते हैं, उसके अलावा एक से ज्यादा पत्नियां यानी बहुपत्नी प्रथा भी इनके अंदर क्या है? प्रचलित है। विवाह के समय कन्या का मूल्य दिया जाता है जिसे दापा कहा जाता है। जब भीलों में कोई पुरुष किसी महिला से शादी करता है तो उसे उसका मूल्य चुकाना होता है। वर पक्ष के जो लोग होते हैं यानी वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो वधु पक्ष के लोगों को उस वधु का मूल्य चुकाते हैं। इस प्रथा को दापा कहा जाता है। जब भी शादी होती है ना बिलों के अंदर तो लड़की वालों को लड़के वाले पैसे देते हैं, किसके? उस कन्या के। और जो पैसे दिए जाते हैं उस पैसे को क्या कहा
कहा जाता है, दापा कहा जाता है। तो विवाह के समय कन्या का जो मूल्य दिया जाता है जिसे दापा कहते हैं, जो लड़के के पिता को देना होता है, यानी कि लड़के का पिता किसे देता है, लड़की वालों को। विवाह की एक और प्रथा है जिसे गोल गाधेड़ो कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल गाधेड़ो, विवाह की एक प्रथा है जिसे गोल गाधेड़ो कहा जाता है, जिसमें युवक सूरवीरता व साहस को दिखाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। मतलब ये क्या होते हैं कि समूह के अंदर भीड़ के जो युवक युवतियां हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जहाँ पर जो युवक जितना ज़्यादा अपना शारीरिक सूरवीरता दिखाता है तो उसे वहाँ पर अपनी वधू चुनने का पूरा अधिकार होता है। इस विवाह को क्या कहा जाता है, गोल गोधेड़ो। ठीक है, गोल गाधेड़ो जो प्रथा है उसमें युवक सूरवीरता का परिचय करता है, और किसी भी मतलब लड़की से विवाह करने के लिए विवाह करने का उसे क्या होता है, अधिकार होता है। तो भीलों में ये उनकी समाज और संस्कृति के बारे में हमने बात कर ली। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं भीलों में। भील ढोल बजाकर आपातकाल के समय में ये लोगों को एकत्रित करते हैं। मतलब भीलों में जब कभी भी इनके ऊपर कठिनाई आती है तब भील क्या करते हैं दोस्तों, भील ढोल बजाते हैं। और ढोल बजाने का मतलब क्या है, अब किसी भील के ऊपर क्या आ गया, खतरा आ गया है, और जब खतरा आता है तो ये एक शब्द बोलते हैं, फायरे फायरे। फायरे फायरे बोलने का मतलब है कि अब खतरा आ गया, अब आपको आना पड़ेगा। तो फायरे फायरे शब्द का मतलब रणघोष, अब हमें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अब हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आई बात समझ में। तो ढोल बजाकर आपातकाल के समय ये ढोल बजाते हैं, और ढोल बजाने के बाद में जब इनको युद्ध करना होता है तो इनका जो रणघोष है उस रणघोष का नाम है फायरे फायरे। जब कभी भी किसी से युद्ध लड़ते हैं तो कौन सा इनका रणघोष है, इनका रणघोष है फायरे फायरे। ठीक है, और आपातकाल के समय ये कौन से यंत्र को बजाते हैं, आपातकाल के समय ये ढोल यंत्र को बजाते हैं। आगे समस्त पाल का मुखिया गमेती होता है। पाल अभी पीछे हम पढ़ करके आए हैं, गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। समस्त पाल का मुखिया गमेती होता है जो एक प्रकार का शासक होता है। ठीक है, मार्गदर्शक व्यक्ति को बोलावा कहा जाता है। भीलों के अंदर एक व्यक्ति होता है जो लोगों का मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन का मतलब है जब कोई भील एक गांव से दूसरे गांव में जाता है और कहीं जब उसको रास्ते का पता नहीं होता तो उसको रास्ता बताने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है। आई बात समझ में। आगे होली दिवाली इनके क्या है दोस्तों, प्रमुख त्यौहार है। होली के समय घूमर तथा गेर इनका मुख्य नृत्य होता है। तो होली के समय ये ध्यान रखेंगे, इनके होली के समय भील जनजाति के दो मुख्य नृत्य बताइए, घूमर और गेर। होली के समय भील जनजाति के मुख्य नृत्य बताइए। ठीक है ना, मुख्य नृत्य कौन कौन से, एक तो घूमर है और दूसरा कौन सा है, गेर है। ठीक है, अब देखो घूमर और गेर है। राजस्थान में सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम है। तो जो दोस्तों ये जो बेणेश्वर धाम है इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है, 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी, सोम माही जाखम। सोम माही जाखम ये तीनों नदियां आपको याद रखनी है। पूछा जाएगा कि भीलों का संगम स्थल किन 3 नदियों के संगम पर है, तो सोम माही जाखम। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है, सोम माही जाखम। बोलो एक बार मेरे साथ, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम। इन 3 नदियां जहाँ पे मिलती है वहाँ पे भीलों का एक धाम है, उस धाम का नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पे जनवरी व फरवरी माह में मेला भरा जाता है। यहाँ पे जनवरी और फरवरी माह में क्या भरा जाता है, मेला। ये देखिए दोस्तों आदिवासियों का जो बेणेश्वर मेले की फोटो आपको दिखाई गई यहाँ पर। इस फोटो के अंदर देखिए ये जो बेणेश्वर मेला है इस मेले को आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। जैसे हमारा कुंभ का मेला गंगा नदी के घाट पे होता है, वैसे ही आदिवासियों के कुंभ का मेला कहाँ पर होता है, बेणेश्वर मेला होता है, जो कि 3 नदियों के संगम पर है, सोमाही जाखम। और हमारा गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ होता है। तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम को। कितनी नदियाँ, 3 नदियाँ। कौन कौन सी, सोमाही जाखम। आई बात समझ में। और इधर देखिए जो दूसरी फोटो है उसमें ढोल बजाकर ये आपातकाल का उद्घोषणा कर रहे हैं। आगे बात करते हैं भीलों में। भील जनजाति में आगे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, भीलों में एक नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम होता है दोस्तों गौरी। गौरी नृत्य हमेशा श्रावण मास में होता है। अभी जो सावन का महीना चल रहा है इस महीने में एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है गौरी। गौरी जो शब्द है गैवरी, देखिए गैवरी, ये जो गौरी शब्द है
ये माँ गौरी यानी भगवान शंकर की जो पत्नी माँ गौरी है, उस गौरी उनके नाम पर इस नृत्य को क्या कहा जाता है, गौरी कहा जाता है। ये गौरी नृत्य हमेशा कब होता है, श्रावण मास में होता है ना, कब होता है, श्रावण मास में। और ये नृत्य 1 महीने तक चलता है। कितने महीने तक चलता है, 1 महीने तक चलता है। तो भीलों का मुख्य नृत्य है जो कि श्रावण मास में होता है, कौन सा है, गौरी। ठीक है, आगे देखिए, होली के समय तो किया जाता है गैर। होली देखा जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है कि होली के समय में कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों, ये देखिए गैर। होली के समय में ये गैर नृत्य करते हैं और श्रावण मास में कौन सा नृत्य करते हैं, गौरी नृत्य करते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ा भीलों के बारे में, भीलों की हर चीज़ हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।